संविधान सुरक्षा जी को लेकर ये पत्रकार परिषद चल रही है। जी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि संविधान की सुरक्षा करना इस वक्त जरूरी है? भारत देश का निर्माण ही संविधान के आधार पर हुआ है। संविधान से पहले कोई भारत देश नहीं था। सदियों का इतिहास है, यहाँ पे कोई देश नाम की चीज़ नहीं थी। ये बाबा साहब से लेकर जितने भी महापुरुष हो गए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पहली बार भारत का जो निर्माण हुआ, इंडिया, वो संविधान के बाद ही निर्माण हुआ है। और इस देश के निर्माण में संविधान के प्रस्तावना की गर्भ भूमिका है। बच्चा तभी पैदा होता है जब गर्भ पकड़ता है, तो राष्ट्र तभी निर्माण हुआ जब उसका गर्भ संविधान की प्रस्तावना बनी। उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये जो मूल्य है, इस मूल्य पर आधारित भारत की समग्र व्यवस्था होगी। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि न्याय चिंदियाँ उड़ गई है, समता हिंदू मुस्लिम दो फाक हो गई है, उसके बाद में बंधुता पता नहीं कहाँ खो गई है। इस तरह से इस देश के एक संविधान प्रदत्त व्यवस्था को तहस नहस करने का काम पिछले 10-12 सालों में इतने तेजी से किया गया है कि आज राष्ट्र छिन्न विछिन्न नजर आ रहा है। किसने किया ये? जिन्हें संविधान मंजूर नहीं है उन्होंने किया ये। जिन लोगों को संवैधानिक भारत मंजूर ही नहीं है, इस देश की बंधुता मंजूर नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ इंसाफ मंजूर नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के साथ समता, न्याय, बंधुता का व्यवहार मंजूर नहीं है, वे केवल हुक्मरान, फांसीवाद और मनुवाद के भरोसे पे, ब्राह्मणवाद के भरोसे पे इस देश की समग्र प्रणाली चलाना चाहते हैं। उनसे मुकाबले के लिए संविधान बचाना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हमें लगता है कि 2023 ये संवैधानिक महाभारत का अंतिम पड़ाव है, जिसका युद्ध 2024 में होने जा रहा है। अगर जनता जीतेगी तो भारत रहेगा, वरना ये मनुवाद का महाभारत संवैधानिक भारत को ले डूबेगा। तो मतलब आपका ये विश्वास है कि अगर जनता इस वक्त जीत नहीं पाई तो संविधान कहीं तो भी खतरे में होगा? जनता को जीतना ही होगा। अगर उसे जनता करके इस देश में रहना है तो उसे जीतना ही होगा, वरना गले में हंडी कमर में झाड़ू, ये केवल अछूतों के ही लिए नहीं था। कुनबी, माली, तेली, महार, मांग, मुसलमान, चमार, सबको ये मनुवादी व्यवस्था एक ही कैटेगरी में रखती है। इसलिए जब गोधरा करती है तो मुसलमानों पे उतना ही जुल्म ढाती है, मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती उतनी करती है जितनी मणिपुर में हिंदू वर्सेस हिंदू युद्ध में किया है। कौन है मणिपुर में जिस पे जुल्म ढारे? हिंदू है। तो जब इस मनुवाद को मुसलमान नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को बौद्ध नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को सिख नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को कोई बौद्ध नहीं मिलता, मुसलमान नहीं मिलता, तो ये अपने ही हिंदू समाज के दबे कुचले हिंदुओं पर जुल्म ढाती है। ये इसका इतिहास है। और 85% जनता, ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, 85% जनता बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के हम भारत के लोग हैं। अगर तुमको हम भारत के लोग, ये भारतीयत्व की आइडेंटिटी टिकाना है तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, वरना जियो मनुस्मृति जैसी कहती है वैसे। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, छत्रपति शाहू महाराज को मानने वाले लोग, और असल में जिनका अटल विश्वास इस देश के संविधान पर है, और जो जानते हैं कि संविधान है तो मेरी नमाज है, जो जानते हैं कि संविधान है तो मेरी मस्जिद है, जो जानते हैं संविधान है तो मेरा कुरान है, संविधान है तो एज अ मुस्लिम मेरी पहचान जिंदा है, जो जानते हैं कि इसी से उसका बौद्धिज्म जिंदा है, जो जानते हैं कि इसी से उसका सिखिज्म जिंदा है, और अच्छे हिंदू भी जानते हैं कि उनका अच्छा हिंदुत्व भी इसी संविधान की वजह से जिंदा है। वे संविधान को बचाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। ऐसा विश्वास संविधान निर्माताओं को था और हमें भी है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है आज भी, जैसे कि आपने कई सारे जातियों के नाम लिए, कई सारे संप्रदायों के नाम लिए, तो कई सारे संप्रदायों में एक वर्ग ऐसा है कि जो इन सारे व्यवहारों से बहुत ज्यादा खुश है। एक प्रजाति है, हम संप्रदाय भी नहीं कहेंगे, प्रजाति है। वो प्रजाति इस देश के अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में रखना चाहती है और बाकी लोगों को इस अर्थव्यवस्था के तहत काम करने वाले पशुओं के जैसा देखना चाहती है। वो शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में रखनी चाहती है और इस शिक्षा व्यवस्था से पैदा होने वाला प्रशासकीय ढांचा अपने कब्जे में रखना चाहती है। और इसी व्यवस्था के तहत वो ऐसी व्यवस्था का दर्शन रखती है जिससे उसे चपरासी चाहिए, माली चाहिए, घंटी बजाने वाला आदमी चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था से उसे दबे कुचले लोगों से पैदा होने वाला कलेक्टर बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपर कास्ट से कलेक्टर चाहेगा,
बाबा साहब आंबेडकर और संविधान की व्यवस्था दबे कुचले लोगों से शक्तिशाली लोगों का उत्थान चाहती है, निर्माण चाहती है। ये न चाहने वाली प्रजाति के पास में आज संसद और विधायिका चली गई है, इसलिए वो लैटरल एंट्री ले आए। क्या जरूरत है आपको लैटरल एंट्री लाने की? अगर लैटरल एंट्री केवल प्रशासकीय हिस्से में लगती है तो लैटरल एंट्री कारागिरों के क्षेत्र में लगना चाहिए। कारागिरों के क्षेत्र में आईटीआर न किया हुआ भी अनुभवजन्य मुसलमानों का सैकड़ों बच्चा, अच्छे से अच्छा मोटर रिवाइंडिंग, अच्छे से अच्छा कारागिर है, बहुजन समाज का बच्चा, फिर उसे बड़े बड़े तांत्रिक शिक्षाओं में एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट कीजिए। आप वेल्डिंग का काम बनाने वाले एक टीचर को अगर 60,000 रुपया पगार देते हो और उसके लिए एक क्वालिफिकेशन फिक्स करते हो, तो बहुजन समाज का बच्चा बगैर किसी क्वालिफिकेशन के बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी जानता है, वो वेल्डिंग की, मोटर रिपेयरिंग की जानता है। अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कई बच्चे बहुजन समाज से, मुस्लिम समाज से और 18 पगड़ जातियों के समाज से पैदा हो गए हैं कि जिन्होंने किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का चेहरा नहीं देखा, लेकिन किसी भी कंप्यूटर को लाओ वो रिपेयर करके बताते हैं। क्या आप बड़े इंस्टीट्यूट में लेटर एंट्री के द्वारा उनको प्रोफेसर करके अपॉइंटमेंट करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर आप हमारे सर पर अपनी योजनाओं को सफल करने वाले लोगों को आईएएस आईपीएस बना के बिठा रहे हो। अभी तो आईएएस बना है, अभी तो आपने थाने भी किराए पे देने के लिए निकाल दिए। अभी कल परसों की न्यूज़ है कि आप पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट बेस, उस बेस पर भरने वाली पुलिस उसका हुक्म मानेगी जिसके अंडर में वो जाएगी, जो ठेकेदार रहेगा। तो हमने कहा कि संविधान की प्रति व्यवस्था ये ला रहे हैं और काफी हद तक वो आगे बढ़ गए इस व्यवस्था को बढ़ाने में। क्या है बुलडोजर का काम? कौन से संविधान की कौन से कलम में लिखा था? और भारत देश का निर्माण करने वाली संवैधानिक मसौदा समिति ने कभी ऐसा सोचा था कि एक न्याय प्रक्रिया को धता बताकर जिस पर शक है उसके घर को आप तबाह कर दोगे? किसने सोचा था कि केवल शक की बुनियाद पर, जिसका अपराध भी सिद्ध नहीं होता, जो कोर्ट के सामने भी नहीं आता, आप ऐसे कानून ले आओगे कि 20-20 साल अपनी सफाई के इंतजार में सड़ जाएगा जेल में? और जब सफाई होती है, जब उसकी गवाही होती है, जब सबूत आते हैं, तो 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें बेगुनाह छूट गए। कौन है बेगुनाह छूटने वाले? आदिवासी, मुसलमान, दलित, जो बहुसंख्यक है, इनकी सुरक्षा के लिए संविधान आया था। तो लड़ाई साफ है। अगर बचना चाहते हो तो संविधान को बचाना ही होगा, उसके सिस्टम को बचाना होगा। क्या लगता है कि आने वाले 2024 का नज़ारा किस तरह से होना चाहिए? बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक। उनको अपनी व्यवस्था बचाना है तो वो हर तरह का फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। धन का अपार अंबार उन्होंने लगा दिया है। अभी 4 रोज पहले मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ रहा था। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कहा कि देश को आज़ाद होने के बाद, भाजपा सत्ता में आने से पहले 2014 तक देश में जितना करप्शन हुआ है, करप्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स टाइम, और हम भी जानते हैं कि कांग्रेस की सत्ता रहो, किसी की भी सत्ता रहो, राजकीय संस्कृति का हिस्सा है करप्शन, उसकी उस संस्कृति का हिस्सा है करप्शन। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। करप्शन मतलब फोड़े फाड़े ठीक है, आपने देश को करप्शन नाम का महारोग में ढकेल दिया। आपने देश में करप्शन नाम के महारोग के जंतुओं को इतना जिंदा कर दिया कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिव्यू कहता है कि 2014 से 2023 तक जितना करप्शन हुआ उतना करप्शन पिछले 63 साल में नहीं हुआ। तो सोचिए आप करप्शन की लेवल क्या होगी। 63 साल में करप्शन हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ 9 साल में करप्शन हुआ है। तो करप्शन का मतलब है जनता की लूट। कहां से करप्शन करेंगे? आसमान से उतारेंगे पैसा? कहां से करप्शन कर रहे हैं? मंदिरों की तिजोरियां जाकर लूट रहे हैं। कहां से करप्शन कर रहे हैं? ये करप्शन कर रहे हैं जनता के टैक्स से, जीएसटी में जमा हुए पैसे से। ये करप्शन कर रहे हैं स्वास्थ्य की योजनाओं से। ये करप्शन कर रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम से। ये करप्शन कर रहे हैं टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। और ये पूरे सिस्टम्स इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोगों के एक्सप्लॉयटेशन पर ही जिंदा रहते हैं। इनको न्याय देना चाहिए। अगर ये न्याय देने की भूमिका लेंगे तो करप्शन नहीं होगा, क्योंकि करप्शन का पैसा न्याय देने वाले सिस्टम में बचता नहीं है। इसलिए न्याय देने वाले सिस्टम को खत्म करके करप्शन वाले सिस्टम को धर्म के नाम से स्थापित करना और प्रति संवैधानिक व्यवस्था, धर्म का कहीं ना कहीं आधार लेकर लोगों को भरमाना, ये सिस्टम चला है। इसलिए 2024 में लोगों को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने मतदान का अधिकार देते हुए एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि मतदान का अधिकार आपको दिया है, लेकिन इससे भी बड़ा अधिकार आपको एक दे रहा हूं। बड़े गंभीरता से सुनिएगा।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मतदान का अधिकार तो दिया है, लेकिन उससे भी एक आत्मनिर्णय का, नैतिकता का वो अधिकार दे रहा हूं जिसके तहत चुनाव के दिन, मतदान के दिन तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि किसे चुनकर नहीं देना है। बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी इतनी आसान थोड़ी है। जिसे मनुवाद परास्त करना चाहता है, जिस विचारधारा को बाबा साहब की, तो सोच लीजिए बाबा साहब की विचारधारा की शक्ति ब्राह्मणवाद कितना पहचानता है। बाबा साहब ने मतदान का अधिकार कल बिकेगा, उसका बाजार हो जाएगा। आप चटाक भर के चीज के लिए उसे बेच दोगे, ये महामानव जानता था। इसलिए आखिरी हथियार आपके पास में नैतिकता का दिया, क्योंकि बौद्धिज्म को मानने वाले बाबा साहब थे। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता उस फिलॉसफी से आती है। इसलिए आखिरी इंसान और नागरिक करके जिंदा हो, तो ये भी निर्णय बाबा साहब ने तुम्हारे ऊपर सौंप दिया कि अपनी कब्र खुद खोदनी है या दूसरे ने खोदे हुए कब्र में जाकर लेटना है। तो बाबा साहब ने मतदान में अंतिम बार कह दिया कि किसे मतदान नहीं देना है, किसे चुनकर नहीं देना है, ये इस प्रजातंत्र में अमूल्य ऐसा नैतिक अधिकार है। उसी का फैसला 2024 में लेना है। सर, देखा जाए तो हमने शुरुआत से एक बात पढ़ी है, सारे किताबों में एक प्लेज लिख के आता था जिसे प्रतिज्ञा कहते थे कि सारे देशवासी हमारे भाई बहन हैं। क्या वाकई में ये भाईचारा आज की स्थिति में नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ मणिपुर में हो रहे घटनाओं का क्रम जो चल रहा है जी, मणिपुर हो गया, पंजाब हो गया, अब मिजोरम भी सुलग गया, कल मिजोरम भी सुलग गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिस तरह की घटनाएं चल रही है, क्या वाकई में वो बंधुता, वो भाईचारा बचा है? अभी हरियाणा में एक 19 साल के मौलाना साद को मार दिया गया। मस्जिद में घुसकर पहले उसे बेतहाशा मारा गया, बाद में गोली मार दी गई। कौन था ये मौलाना 19 साल का साद? ये मौलाना नूह जिले में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता था। जहां पर भी हिंदू मुस्लिम एकता की संगोष्ठी हो, परिसंवाद हो, कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, ये मौलाना साहब को बुलाया जाता था। इनके हर एक गीत भारतीय एकता या हिंदुस्तानी, उनकी जबान में हिंदुस्तानी एकता के गीत गाने वाले हैं। ऐसे एकता के गीत गाने वाले 19 साल के मौलाना को केवल मुसलमान है इसलिए मार दिया जाता है। इस मानसिकता को बनाने का पाप जहां संघ ने किया, उसी मानसिकता को दृढ़ता से राजनैतिक संरक्षण देने का काम सम्माननीय मोदी और सम्माननीय योगी ने किया। ये दोनों का इसमें अपराध ऐसा है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहकर मोदी जी कहते हैं कि आतंकवादी ये पहराव से पहचाने जाते हैं, और तब वो मुसलमानों के पहराव के तरफ इशारा करते हैं, जिसका भुगतान इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का गीत गाने वाला मौलाना भी मारा जाता है, तो दूसरी तरफ शुद्ध वैज्ञानिक भूमिका लो और ब्राह्मणवाद को नकारो ये बोलने वाला डॉक्टर दाभोलकर भी मार दिया जाता है। मनुवाद को नकारने वाला और साम्यवाद के गुण गालने वाला काउन पानसरे भी मार दिया जाता है। तो मनुवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, नाइंसाफ के खिलाफ बोलने वाला कलबुर्गी भी मार दिया जाता है और पत्रकार भी मार दिया जाता है। तो जिस विचारधारा को संविधान के निर्माणकर्ताओं ने दफन कर दिया था, वो भूत 2014 में जिंदा हो गया है, और वो भाईचारा को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। आज देखो, जो मिजोरम और जो हरियाणा और जो मणिपुर में हो रहा है, इसी से तो बचाना चाहते थे बाबा साहब भारत को। अगर संविधान न होता तो 63 साल तक, 70 साल तक ये देश अखंड नहीं होता। लेकिन जैसे संवैधानिक शक्तियां मनुवादी शक्तियों के हाथ में गई, देखो देश धीरे धीरे खंडित होता हुआ नजर आएगा। ये चाहते क्या है? एक थ्योरी है, क्या इनके देश में इस्राइल जैसा अपना ब्राह्मणवादियों का देश बनाने का कोई प्लान है? सोचना चाहिए भारत के लोगों ने। अगर ऐसा होता है तो ये बचे हुए देश को, भारत के लोगों को कंगाल कर देंगे और भारत के किसी एक कोने में शक्तिशाली इस्राइल जैसा ब्राह्मणी राष्ट्र बना देंगे। तो जैसा इस्राइल अमेरिका को हाथ में लेकर आजू बाजू के पूरे 60-70 देशों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, तो क्या ब्राह्मण लोगों का ब्राह्मणी इस्राइल हम सब भारतीयों को उंगलियों पे नचाएगा? सोचिए इस मामले में। इसलिए इस्राइल के तरह ब्राह्मणी राष्ट्र भी नहीं बनन देना है। बनाना है तो हमें अखंड भारत संविधान के ऊपर बनाना है, और
इस भारत को जो खतरा है, एक तो उनको भारतीय बनाना या तो इस देश से निकालना है। ये दो ही पर्याय हमारे पास में है। उनकी संवैधानिक शक्तियां छीनना ये पहला और अंतिम पर्याय है, जिसे 2024 के चुनाव में हर भारतीय को अपने अधिकार के तौर पे इसका और कर्तव्य के तौर पे निर्वाह करना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं भारत के संविधान की जब हम कसम खाते हैं तो हम राम मानने वालों का भी एहतराम करना चाहते हैं, हम बुद्ध मानने वालों का भी एहतराम करना चाहते हैं, हम ईश्वर अल्लाह के मानने वालों का भी एहतराम करना चाहते हैं, हम नास्तिक का भी उतना ही एहतराम करना चाहते हैं, क्योंकि हम संविधान की कसम खाते हैं। लेकिन जो केवल हिंदू राष्ट्र की कसम खाते हैं वे क्या कहते हैं, इस देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा। किसी बुद्ध ने कहा क्या, बौद्ध ने, कि इस देश में रहना होगा तो बुद्ध का नाम लेना होगा। जो नहीं बुद्ध का वो हराम का किसी बौद्ध ने कहा, जो नहीं अल्लाह का वो हराम का किसी मुसलमान ने कहा, जो नहीं गुरुवाणी का वो हराम का किसी सिख ने कहा, जो नहीं बाइबल का वो हराम का किसी ईसाई ने कहा। लेकिन संघ के हिंदूवाद से जन्मे हुए बेहया, बेशर्म और देश को अखंडित करने वाले कीड़े ये कहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो राम नाम लेना होगा, जो नहीं राम का वो हराम का। तो ये युद्ध तो भारतीय करके हमें लड़ना ही होगा, ये युद्ध तो हमें लड़ना ही होगा। इसलिए आने वाले ज़माने में ये युद्ध और तीव्र होते जाएगा। एक तरफ धार्मिक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है। अब ये लोगों को समझना चाहिए कि आप किस राष्ट्रवाद में सुरक्षित हो। क्या इस देश में गृह युद्ध चाहता है ब्राह्मणवाद? तो आप इनके चालों को बड़े ढंग से देखोगे तो वो ये चाहता है कि कहीं न कहीं दबा कुचला मुसलमान, कहीं न कहीं जिस पे जुल्म ढा रहे हैं वो आदिवासी, कहीं न कहीं जिस पर जुल्म ढा रहे हैं वो अनुसूचित जाति जमाती का आदमी, कहीं थोड़ा सा संगठित होकर हथियार तो उठा ले। अगर वो हथियार उठा लेता है तो ये पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू करेंगे। और जिस समय मार्शल लॉ लागू होता है सारी शक्तियां एक तो राष्ट्रपति के पास चली जाती है, या तो फिर प्रधानमंत्री के पास चली जाती है, या तो गृह मंत्री के पास चली जाती है। और भाजपा के शासन में यदि ऐसा होता है तो वो तो मोदी जी के पास जाएगी या अमित शाह के पास जाएगी। मुर्मू जी के पास जाने की कोई संभावना नहीं है। साफ कहे तो वो आदिवासी है, जिन्हें गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता मंदिर में, उनके पास में शक्तियां कहाँ से जाने दी जाएगी। ये संकट है हमारे पास। मणिपुर की घटना पर अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए तो एक घटना वो 4 मई को होती है, उसका वीडियो वायरल तकरीबन 70-75 दिन बाद होता है और किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री बोलते भी हैं तो कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों में के लिए बोलते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं बेटियों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनकी परंपरा है, इनकी संस्कृति का हिस्सा है ये। जब गोधरा हो रहा था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया ये सवाल है। अक्खा गुजरात जलते रहा, कई दिनों तक जलते रहा, मुसलमानों का नरसंहार होते रहा, कुछ नहीं किया गया, होने दिया। लोग तब ये मान रहे थे कि ये मुसलमानों पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के ये यहाँ के छठे दिमाग में एक सिक्योरिटी थी कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ओके होने दो। लेकिन मणिपुर की घटना ने दिखा दिया कि जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ इस भयानक जातिवादी धर्मवादी शक्तियों का शिकार स्वयं हिंदू फोल्ड में रहने वाले लोग हो गए। मणिपुर में जो अत्याचार हुआ वो अत्याचार अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो भारत को और दुनिया को पता नहीं चलता। 2 महीने के बाद आया। पूरी यंत्रणा वहाँ बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसी के कब्जे में राज्यपाल का शासन है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा का है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब चंद्रचूड़ जी ने वो वीडियो के बाद में कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, तो ये बात निकल कर सामने आई कि राज्यपाल कह रहे हैं कि मैंने सारी सिचुएशन को वक्त बेवक्त इनको बता दिया है। राज्यपाल ने अपनी चमड़ी बचा ली। मतलब हर इवेंट से, हर घटना से, हर दुर्घटना से केंद्र शासन हर पल मणिपुर से इंफॉर्मेशन पाते रहा है। जब सीजे ने कहा तो वहाँ का मुख्यमंत्री भी घबराया कि मेरी जवाबदेही अभी प्रधानमंत्री के पास में नहीं है, वो तो इंटरनल मामला है, संभाल लेंगे मुझे मोदी साहब। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जाना है तो यहाँ फोकनाड़बाजी नहीं चलेगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट मुझे चिरफाड़ कर देगा। तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि मैंने भी समय समय पर बिगड़ती हुई व्यवस्था के बारे में केंद्र शासन को इंफॉर्मेशन भेज दी थी। क्यों खामोश रहा केंद्र शासन? क्या रणनीति है इनकी? क्या वो वहां पे मैतेई और दूसरी जमातों के बीच में हिंदू वर्सेस अन्य
ऐसा फोल्डिंग वाला खेल खेलने में कामयाब हो रहे थे, तो आपको पता चलेगा गहराई से चिंतन के बाद कि हाँ, मणिपुर का जो पूरा घटनाक्रम है, जो हिंसा है, ये हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी पर ही खड़ा हुआ है। ईसाई वर्सेस हिंदू फोल्ड, आदिवासी जो हिंदू नहीं है कहता वर्सेस हिंदू फोल्ड, इसी का सारा ताना बाना है। आपको बताऊं, मई से लेकर जून तक 5,600 एफआईआर मणिपुर में दर्ज हो चुके हैं और 5,600 में से भी लगभग 1,500 एफआईआर जीरो क्रमांक पे हुए हैं। क्या मतलब होता है जीरो क्रमांक का? जहां पर घटना घटी वहां से आपको भागना पड़ा, वहां पे आपका कोई एफआईआर नहीं ले रहा था, वहां पे आपके मारे जाने का डर था, बेतहाशा दहशत थी, तो आप दूसरी जगह जाकर, बहुत दूर जाकर जब किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाते हो तो वो जीरो क्रमांक से दर्ज होता है और बाद में वो जहां घटना घटी वहां पर शांतता अगर होती है तो उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करके उस पर अपराध क्रमांक दिया जाता है। आप सोचिए, 1,500 जीरो क्रमांक के एफआईआर दर्ज हुए और 1,500 में 700 एफआईआर बलात्कार और स्त्रियों के अपमान के हैं। तो केंद्र शासन की जवाबदारी बनती है, संघ की जवाबदारी बनती है कि भारतीय संस्कृति का या हिंदू संस्कृति का जो ढोल बजाते हो, तो ये क्या नजारा है कि 700 महिलाओं के एफआईआर दर्ज है कि उन पे अत्याचार हुए, मुस्लिम नहीं है। इसलिए इस धोखे में हिंदू समाज न रहे कि ये हिंदुत्ववादी आक्रमण केवल मुसलमानों पे है। ये ऐसा खूंखार राक्षस शेर है जिसे खून चाहिए, मुसलमान का मिल रहा है तो मुसलमान का, नहीं मिल रहा है तो बौद्ध का, नहीं मिल रहा है तो ईसाइयों का, और ये तीनों का नहीं मिलता है तो हिंदुओं का खून चूसने में और उन्हें मारने में वो कमी नहीं करेगा। ये मणिपुर की घटना सिद्ध करती है। इसलिए हिंदू मुसलमान के झांसे में न गिरते हुए हम सब भारतीय लोग बन के इनके मुकाबले में खड़ा होना अभी वक्त की जरूरत है। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे देश के राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उन्होंने भी उसके ऊपर कुछ चाहिए वैसे रिएक्शंस नहीं दिए। कैसे देगी, और सवाल है कि क्यों देगी। मुर्मू को राष्ट्रपति, वो खुद भी एक महिला है, आदिवासी और क्या नाम उसकी, स्मृति ईरानी भी महिला है। हाँ, एक ही। उसने संसद में, हमारी अपेक्षा थी कि ये बात करेगी कि वो जो महिला है आदिवासी, जब उसको नग्न करके घुमाया गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बेइज्जती है, ऐसी वो कहेगी। उसने पूरे के पूरे इस चर्चा को फ्लाइंग किस के तरफ लेकर गया। ये इनकी रणनीति है कि विषय की चर्चा ना हो, विषय को हटा दिया जाए और जो विषय है ही नहीं उस पर चर्चा कराई जाए, उस पर चर्चा कराई जाए। प्रधानमंत्री, अभी जो अविश्वास आया, मैं विरोधी पक्ष लोगों का अभिनंदन करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा ये पता था, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अगर हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा ये हमें पता था। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विरोधी पक्ष के निर्माण की प्रक्रिया पर अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन सा है? कि इस देश में प्रजातंत्र बचाना हो तो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, बहुसंख्यकों के बल पर कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन विरोधी पक्ष नेता को संविधान के तहत इतनी बड़ी शक्ति का पदार्पण किया जा रहा है कि विरोधी पक्ष अगर तगड़ा, सटीक, नैतिकता और प्रामाणिकता दिखाए तो मुजोर सरकार को भी उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जो विरोधी पक्ष कह रहा है। प्रस्ताव जो आया उस पर मोदी सरकार और उसके पूरे सिस्टम को ये बात बता दी गई कि आज भी तुम मनुस्मृति के संविधान पे नहीं चल रहे हो, बाबा साहब के भारतीय संविधान पे चल रहे हो। ये संसद तुम्हें जवाबदेही देने के लिए खड़ी कर सकती है। देना पड़ा जवाब। पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी साहब किसी भी बात को हंसी में टाल देने वाले, किसी भी बात को मजाक का विषय बना देने वाले, या किसी भी बात को सीधा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात कर देने वाले इस पूरे सिस्टम के मुखिया होने के बावजूद भी मणिपुर के सवाल पर अमित शाह जी को भी बयान देना पड़ा, अन्य मंत्रियों को भी देना पड़ा और खुद नरेंद्र मोदी को आकर बयान देना पड़ा। मतलब प्रजातंत्र की खूबी देखिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए सबको क्यों लामबंद होना पड़ेगा। संविधान की ताकत है कि फैसिज्म को कितना भी आप मानो जी, लेकिन जब संविधान के तहत विरोधी पक्ष अविश्वास लाता है तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वो जवाब दे। ये है खूबी। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना अपने आप में एक विजय, कॉन्फिडेंस देखिए।
विरोधी पक्ष को मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, फिर भी विरोधी पक्ष के लोगों के बयान देखिए, और उतना ही सत्ताधारी पक्ष के बीजेपी के लोगों का बयान देखिए, कितना कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, कितना मैनिपुलेट कर रहे थे बातों को, कितना क्या कर रहे थे बातों को। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का नतीजा। सर देखा जाए तो एक बार की बात घटना, मतलब 2-3 महीने पहले की एक घटना है कि राहुल जी ने कहा था, एक अपशब्द वापरा था कि सारे मोदी चोर है करके, जी और गुजरात में उन्हें तुरंत दंडित किया गया, जी उनकी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट के पद को छीन लिया गया। जी वहीं भारत में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होती है और वहाँ की न्यायपालिका शांत बैठती है, जी जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आते तब तक, और उस पर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो न्यायपालिका क्या वाकई में सही तरीके से काम कर रही है भारत की? देखिए, राजनैतिक प्रभाव हर संस्था पर पड़ता है। राजनैतिक संस्था सर्वोच्च संस्था है हमारे संविधान में, उसे कंट्रोल करने वाली सर्वोच्च संस्था भला ही सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलटने की शक्ति ये संसद को प्रदान की गई है। इसका अर्थ भारतीय प्रजातंत्र में सबसे शक्तिशाली जो संस्था है वो संवैधानिक संसद ही है। लेकिन संसद ने असंवैधानिक निर्णय न ले, इसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट की प्रणाली बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अथाह शक्तियां दी गई है। अब राज्य का मसला जब ऐसा क्राइसिस में जाता है तो सारी यंत्रणा ये राज्यपाल के अधीन हो जाती है क्राइसिस में, या ऐसे जब आतंकवादी लूट पूट ये सब होते हैं तो संविधान प्रदत्त स्पेशल शक्तियां न्यायालय से भी छीन ली जाती है, प्रशासन से भी छीन ली जाती है, और वो संवैधानिक पॉलिटिकल किसी अधिकारी को सौंप दी जाती है। मणिपुर में जब ये हो रहा था तो नेट बंद कर दिया गया, पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया, और सारी शक्तियां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधीन कर दी गई है। अब इसमें न्यायालय वहां का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं ले सकता, क्योंकि इनका जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर सुपरवाइज करने का नहीं है। ये जो अधिकार है वो एक तो हाई कोर्ट को है या तो सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन स्टेट में क्या चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट कब समझेगा? सुप्रीम कोर्ट तभी समझेगा जब वहां की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, या सुप्रीम कोर्ट उन एजेंसियों से मालूमात मांगे। जब स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट को ही तटबंदी में बदल देता है, ब्लॉक कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कब दखल ली मणिपुर में? वो वीडियो आया तब, और एक्चुअली वीडियो भी 2 महीने के बाद में आया तब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसका अर्थ जो एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को इंफॉर्मेशन देती है वो भी ब्लॉक कर दी जाती है। तो इस तरह न्याय व्यवस्था को ब्लॉक करने में भी ये लोग माहिर है। गुजरात में क्या क्या हुआ सब पता था, लेकिन जब तक जकिया जाफरी कई दिनों के बाद में कोर्ट में नहीं गई तब तक उसके हस्बैंड को टुकड़े टुकड़े करके उसके आंखों के सामने मारा गया, ये बात दुनिया को पता नहीं चली। बिल्किस बानो पे बलात्कार हुआ, एफआईआर दूसरी जगह जाके दर्ज करवाई, और जब सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची और जब कोर्ट ने आदेश दिया कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ, तब एफआईआर दर्ज हुए। तो इसका अर्थ सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की भूमिका बड़ी है, लेकिन स्वयं निर्णय लेने के लिए एजेंसी में बैठे हुए कुछ ईमानदार लोग अगर कोर्ट को आगाह करते हैं, बताते हैं, सूचना देते हैं, तो हमें ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर दखल लेगा, और लिया है सुप्रीम कोर्ट।